इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दिया गया है, यानी कि इसी का सेकंड प्रकार दिया गया कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका इसे हम लोग बोलते हैं FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें दिया गया कि यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि उसमें कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर था, और इसमें जो है बताया गया है कि कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलक पर, यानी कि कोष्ठिका के जो फलक होते हैं उनके सभी केंद्रों पर उपस्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि ये एक घन के आकार का बॉक्स लिया गया है, तो इसमें यहाँ पर कोनों पर जो अवयवी कण उपस्थित होंगे तो उनकी संख्या तो 8 होती है, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखाया गया। तो इसमें फलक ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो एक ये फलक हो जाएगा इसका, इसी प्रकार से ये दूसरा फलक होगा, और ये तीसरा फलक होगा, ये चौथा फलक, इसके अलावा ये पांचवा, और इधर ये हो जाएगा छठवां, यानी कि इसमें 6 फलक होंगे। तो इसमें 6 अवयवी कण जो है और उपस्थित हो जाएंगे, बाकी इसके अलावा 8 जो है वो कोनों पर उपस्थित होंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग एकक कोष्ठिका की संरचना तैयार करेंगे तो पहले इसकी संरचना बनाएंगे यहाँ पर हम लोग एकक कोष्ठिका की। तो यहाँ पर ये एकक कोष्ठिका की संरचना तैयार हो गई। तो इसमें आपको बताया गया कि प्रत्येक कोने पर अवयवी कण जो है वो उपस्थित ही होंगे, और प्रत्येक कोने के अतिरिक्त जो इसमें फलक दिए गए हैं उन पर भी अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो जैसे आपका ये ऊपरी फलक होगा, इस पर एक होगा, एक ये आपका निचला फलक होगा, इस पर होगा, एक ये साइड में फलक होगा, इस पर होगा, एक ये इस पर होगा। इसके अलावा आपका ये एक जो सामने का पृष्ठ आपको दिखाई देगा इस पर होगा, और एक ये पीछे वाले पृष्ठ पर होगा। तो टोटल 6 और हो जाएंगे। तो वही इसमें दिया गया था कि यदि अवयवी कण जो है कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलकों के केंद्र पर भी स्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है, यानी कि FCC कहलाती है। तो इसमें अगर हम लोग कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जब हम लोग प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे तो 8 कोने पर अवयवी कण दिए गए थे, तो उन 8 अवयवी कण का 1/8 लेते हैं। इसके अलावा जो फलक दिए गए हैं इसमें 6 फलक हैं और प्रत्येक पर एक एक अवयवी कण उपस्थित है, तो 6 फलकों का आधा लेते हैं यहाँ पर। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, यानी कि ये आएगा 1 और प्लस में आएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 4। तो आप बता सकते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो है सेलों में कणों की कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। इसके बाद ये इसका तीसरा प्रकार अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें दिया गया है कि इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित रहते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया कि जो अवयवी कण हैं वो कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इसको हम लोग फिगर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एकक कोष्ठिका की पहले संरचना प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एकक कोष्ठिका की यहाँ पर संरचना प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ पर ये एकक कोष्ठिका की संरचना हो जाएगी। तो इसमें बताया गया कि अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कोने दिए गए हैं, इन कोनों पर अवयवी कण हो जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त जो है वो विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये आपकी एक ऊपरी फलक हो जाएगी और इसके अलावा ये एक निचली फलक हो जाएगी, तो इस पर भी मान लेते हैं। तो इन दोनों विपरीत फलकों पर भी जो है ये उपस्थित होते हैं। तो आपको इसमें यही बताया गया परिभाषा में कि अवयवी कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या जब ज्ञात करेंगे तो 8 कोनों पर अवयवी कण, तो उसका हम लोग 1/8 लेंगे, और इसके अलावा 2 फलकों पर दिए गए हैं तो 2 फलक गुणे इसका हम लोग 1/2 लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, फिर इसके बाद ये 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 2। तो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो है कुल संख्या जो होती है कणों की वो 2 होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, एक नोट पॉइंट लिखा है कि FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या फिर आप इसे बता सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका।
तो FCC विन्यास के लिए कोर की लंबाई a और त्रिज्या r में संबंध। तो इसके लिए जो संबंध होता है वो होता है 2r प्लस फिर प्लस r माइनस बराबर a। तो ये संबंध होता है FCC के लिए। यहाँ पर r प्लस जो लिखा गया है वो धनायन की त्रिज्या है और r माइनस जो है वो ऋणायन की त्रिज्या है। इसके अलावा a जो है वो FCC विन्यास के लिए कोर की लंबाई है। तो ये संबंध होता है। ये सूत्र न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक होगा। टॉपिक है ठोसों में संकुलन, यानी कि ठोसों में जो संकुलन होता है वो क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। क्योंकि आपको याद होगा ठोस अवस्था की परिभाषा में आपको बताया गया था कि जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो प्रबल अंतराअणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं, यानी कि वो प्रबल अंतराअणुक बलों द्वारा जो है बंधे रहते हैं। इसलिए उनके मध्य जो है रिक्त स्थान वो बहुत ही कम होता है। तो वही इसमें बताया गया है कि ठोसों में अवयवी कण जो है वो इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे निविड़ संकुलित संरचना यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपको ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य जो है रिक्त स्थान बहुत ही कम हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है यानी कि जो संरचना बनती है उसे निविड़ संकुलित संरचना यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों को ठोस गोले के समरूप मानते हुए, यानी कि जो अवयवी कण है अगर उसको हम लोग ठोस गोले के समान मान लें तो उस समय जो है इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं निर्मित की जा सकती हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि एकक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों को ठोस गोले के समरूप मानते हुए 3 पदों में संरचनाएं निर्मित की जा सकती हैं। यानी कि जो अवयवी कण है उसे आपको ठोस गोले के समरूप मानना है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये बना दिया गया एक ठोस गोला, तो यहाँ पर जो अवयवी कण है उससे आपको एक ठोस गोले के समरूप मानना है। तो जो इस प्रकार हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रकार जो है निविड़ संकुलित संरचनाएं जो 3 प्रकार की प्रदर्शित होंगी। यहाँ पर इस ठोस गोले की त्रिज्या हम लोग मान सकते हैं, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ये हो जाएगी यहाँ पर त्रिज्या इसकी कैपिटल R। तो इसमें आपको यही बताया गया कि अवयवी कणों को ठोस गोले के समरूप मानते हुए जो है 3 पदों में संरचनाएं निर्मित की जा सकती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो जो 3 प्रकार की संरचनाएं निर्मित की गई हैं उसमें पहला होता है एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन और तीसरा होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर एक विमीय का मतलब यहाँ पर एक विमा में यानी कि किसी एक अक्ष पर निविड़ संकुलन, यहाँ पर द्विविमीय यानी कि 2 अक्षों पर निविड़ संकुलन और त्रिविमीय यानी कि 3D यानी कि यहाँ पर तीनों विमाओं में निविड़ संकुलन। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब पहला ध्यान दीजिए इसमें, तो इसमें ध्यान दीजिए पहला दिया गया है एक विमीय निविड़ संकुलन, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर जो निविड़ संकुलन होता है वो एक विमा में होता है। एक विमा का मतलब यहाँ पर किसी एक दिशा में बोल सकते हो आप, यानी कि किसी एक अक्ष पर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग अक्ष को प्रदर्शित करें, यानी कि यहाँ पर ये कोई एक अक्ष प्रदर्शित कर देते हैं, ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, यानी कि किसी एक का प्रयोग करना है, यानी कि एक विमीय है यहाँ पर किसी एक विमा। तो यहाँ पर किसी एक विमा में जो है ठोस गोलों को आपको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उनके बीच जो है रिक्त स्थान बहुत ही कम हो। जैसे ध्यान दीजिए, ये पहला गोला, इसके बाद फिर यहाँ पर आप इसी प्रकार से प्रदर्शित करेंगे दूसरा गोला, फिर यहाँ पर ये अगला हो जाएगा इसी प्रकार से तीसरा, फिर यहाँ पर ये ध्यान दीजिए अगला चौथा, फिर इसके बाद ये पांचवा, फिर इसी प्रकार एक और बना सकते हैं आप ये छठवां। यहाँ पर इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया गया, यानी कि एक विमा में यानी कि एक ही दिशा में इनको प्रदर्शित किया गया यहाँ पर। तो वही इसमें बताया गया था एक विमीय निविड़ संकुलन, यानी कि इनको एक विमा में जो है इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि ये एक दूसरे को स्पर्श करें, यानी कि इनको एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक ही विमा में व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार जो संकुलन होता है उसे बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलन। तो
तो याद रखिएगा, एक ही विमा में जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हुए जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित करने पर इसे बोलते हैं हम लोग एक विमीय निविड़ संकुलन। और इसमें आपको याद रखिएगा, जैसे ये कोई एक गोला दिया गया है तो इस गोले को दो गोले स्पर्श कर रहे हैं, एक ये इसके बाईं तरफ जो दिया गया है और एक इस गोले के ये दाईं तरफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो है दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। और आपको इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना है कि कोई भी ठोस गोला जो है उसके पास जितने निकटवर्ती स्पर्श गोले होते हैं, यानी कि जो उसको स्पर्श करते हुए रहते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी भी संरचना में एक गोले के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी गोले को जितने गोले स्पर्श करते हैं वो उनकी उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि इसमें इस गोले को ध्यान दीजिए, दो गोले स्पर्श करते हैं, यानी कि एक विमीय निविड़ संकुलन में उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर इस गोले को जो है दो गोले स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर इसकी उप सह संयोजन संख्या जो होगी 2 होगी। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक पंक्ति में जो है ठोस गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करना है यहाँ पर। इसके अलावा इस व्यवस्था में जो प्रत्येक गोला है वो दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। कोई भी गोला, ध्यान, जैसे ये गोला होगा तो ये इस गोले के और इस गोले के संपर्क में होगा। इसके अलावा किसी भी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को जो है उसकी उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। तो वही चीज़ इसमें अब लिखी गई है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें आप, तो इसमें दिया गया है कि एक विमीय निविड़ संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक ही विधि है जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि ठोस गोलों को जो है एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित करते हैं। इसके अलावा इसमें दिया गया कि इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये गोला, ये देखिए, इसके बाईं ओर और एक इसके दाईं ओर। तो वही बताया गया कि इस व्यवस्था में जो है प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। इसके बाद फिर दिया गया है कि किसी संरचना में एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को, यानी कि उस कण के निकटतम जितने भी गोले होंगे उनकी संख्या को उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो इसमें उप सह संयोजन संख्या जो थी वो 2 थी। तो वही इसमें लिखा गया कि अतः एक विमीय निविड़ संकुलन में गोलों की उप सह संयोजन संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर इसकी उप सह संयोजन संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी।